माननीय सांसदों, माननीय अध्यक्ष जी, सबके साथ सदन की कार्यवाही प्रारंभ करेंगे। माननीय सभा सदनों, माननीय तथा गंगा संसदीय क्षेत्र से हाल ही में चुनकर आए सदस्य शपथ लेंगे। महासचिव कार्यवाही शुरू करें। जी हाँ महोदय। जो ममित निर्वाचन सचिव से निर्वाचित हुए हैं, आप शपथ ग्रहण करेगा अथवा प्रतिज्ञा करेगा। महोदय, आप शपथ लेगी या प्रतिज्ञा करेगा? मैं जुनपर चकमा जो 29वीं युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगा। कुमारी जोरंपुई। महोदय, आप शपथ लेगी या प्रतिज्ञा करेगी? As having been elected a member of the Lower House of the Youth Parliament, do surely the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty of and which I am about to enter. अब अपनी कार्यवाही है निधन शोक। आज बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि इंडियन साइंस कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से सम्मानित हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को देहांत हो गया है। इस दुख घटना से मैं ही नहीं पूरा देश शोकग्रस्त है। इस बार उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। प्रधानमंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। डॉक्टर सिंह जी ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नेतृत्व में भारत ने ऐतिहासिक आर्थिक सुधार किया और विश्व एक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। उनके सादगी, ईमानदारी और दूरदर्शिता ने उन्हें देशवासियों का विश्वास और सम्मान दिलवाया। हम उनके योगदान सदा याद रखेंगे। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। विपक्ष नेता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संसद सदन को बताना चाहूँगा कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर 2024 को हो गया। मनमोहन सिंह जी के जाने के बाद लग रहा है कि कुछ ठहर सा गया है।
1985 में राजीव गांधी के संकाल में मनमोहन सिंह को भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सन 1972 में मनमोहन सिंह वित्त मंत्रालय का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बन गए। उनको 1995 में इंडियन साइंस कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ था। भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने राज्यसभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमने एक ऐसे महापुरुष को खो दिया। आज हम सभी दुआ करें कि मनमोहन सिंह जी की आत्मा को शांति मिले। धन्यवाद। सभी सदस्य 2 मिनट मौन रखेंगे। ओवर। परिवार को पेशकश चाहिए। जी हाँ अध्यक्ष महोदय। अब अगली कार्यवाही है नया मंत्री का परिचय। प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूँगा कि कुमारी माटी जो मामित सत्येंद्र सचर से दूसरी बार चुनकर सदन में आई है। चूंकि कुमारी माटी ने MBA कर रखा है तथा उनके लंबे राजनीतिक अनुभव के आधार पर कैबिनेट में मंत्री का पद प्रदान किया गया है। साथ ही बताना चाहूँगा कि जगत जी ने लंबा सत्येंद्र से प्रथम बार चुनकर सदन में आई है। चूंकि जगत ने MBBS कर रखा है तथा उनके अच्छे कार्यों को देखते हुए उन्हें स्वास्थ्य मंत्री का पद प्रदान किया गया है। दोनों नए मंत्रियों का कैबिनेट में स्वागत है तथा आशा है कि वे संवैधानिक नियमों के आधार पर कार्य करते हुए अपने देश के विकास में योगदान देंगे। धन्यवाद। अब अगली कार्यवाही है प्रश्नकाल। अब प्रश्नकाल शुरू होता है। प्रश्न संख्या 101 कुमार आजाद। महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी से जानना सकता हूँ कि क्या जवाहर विद्यालय के शिक्षक अगर अनैया कर्मचारी हो और जिनके लिखित वर्ष 2004 के पूर्ण हुए हैं को फैमिली पेंशन यानी कोई पेंशन मिलता है या नहीं? यदि नहीं तो क्या? माननीय संसाधन विकास मंत्री जी कृपया। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूँगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक अब अन्य कर्मचारियों को फैमिली प्रसाद आय पेंशन नहीं मिलती है। वर्ष 2004 से नियोजित शिक्षक कर्मचारियों को CPF था। वर्ष 2004 के बाद नियोजित शिक्षक कर्मचारियों को फैमिली प्रसाद स्कीम की सुविधा प्रदान की गया है। नवोदय विद्यालय के शिक्षक कर्मचारियों से फरवरी 2013 से 15 फरवरी 2013 तक अपनी देश मांगों को के संस्थान में आंदोलन बढ़ रहा है। इनकी प्रमुख मांग था कि नवोदय विद्यालय के सभी शिक्षक कर्मचारियों को फैमिली प्रसाद आय ज्योति पेंशन प्रदान की जाए। इस संभावना में माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय उनकी इस मांग पर सनकर्मी पूर्वक विचार कर रहा है। मंत्रालय द्वारा दीवार पर लेकर मिनिस्ट्रियल ग्रुप द्वारा विचार विमर्श अपनी एडवांस स्टेज में है। जल्दी ही कैबिनेट नोट तैयार करके कैबिनेट में बचा जाएगा। पूरा प्रश्न कुमार पुरेन। स्पीकर मैडम, देश के विभिन्न सामाजिक संस्था और सामाजिक कार्यकर्ता ने मांग की है कि जिन वितरण प्रणाली के जरिए बांटे जाने वाले अनाज का अधिकार होगा चाहिए। इस संदर्भ में सरकार की नीति क्या है? कल एक आपूर्ति मंत्री आनिमा। स्पीकर मैडम, चंद्रवीर तारण पर
प्रणाली के सरकार हर महीने से करोड़ 52 लाख बीपीएल परिवारों को 35 किलो गेहूं और चावल प्रदान करते हैं। इस योजना के तहत गेहूं 4 रुपए में दिया जाता है, जबकि चावल का दाम 5 रुपया 50 पैसे किलो है। बीपीएल के श्रेणी वाले रुपए में 15 किलो गेहूं और 9 रुपए में 32 किलो चावल दिया जाता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि रिलायंस को भी दे दे टाटा को भी दे दे तो ये संभव नहीं है। पहले गरीबों को दिया जाए, बाद में आगे सोचेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय खेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि जनसंख्या का अनुसार भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आता है और क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां है, तो फिर ऐसा क्या है हम ओलंपिक में सम्मानजनक प्रदर्शन नहीं कर पाते? खिलाड़ियों के अतिरिक्त भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार के पास क्या योजना है? धन्यवाद कोटासा। संबंधित मंत्री कृपया सदन में अपना जवाब दें। खेल मंत्री मधुली। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहूँगी कि देश में खेल के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए खेल और शिक्षा का एक ही कारण प्रारंभिक स्तर पर प्रतिभा को पहचान कर उसे निकालना, बेहतरीन खिलाड़ियों को देश और विदेश में उच्च स्तर के प्रशिक्षण आयोजित प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का अवसर प्रदान करना और उचित चिकित्सा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना इत्यादि बातों पर हमारी सरकार गंभीरता से ध्यान दे रही है। हमें ये उम्मीद रखना होगा कि भविष्य में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के क्षेत्र में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकता है। हमारी सरकार ऐसा करने में कामयाब हो रहे हैं। अब खिलाड़ियों को अतिरिक्त भविष्य भी सुरक्षित रहेगा और खिलाड़ी अपना पूरा ध्यान खेलों में लगा सकेंगे। धन्यवाद मुझे। क्वेश्चन नंबर 102 मिस निशानी ऑपोजिशन एमपी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न मंत्री से है कि मंत्री जी ऐसा सुना आया है कि सरकार द्वारा आधार कार्ड से जोड़ने के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। क्या इस प्रकार के कार्यक्रम से हमें कोई फायदा होगा? क्या इस प्रकार हमारे निजी जानकारी को डिजिटल करने से हमारी प्राइवेसी को खतरा नहीं होगा? क्या सभी लेनदेन हमारे इन निजी जानकारी को 4 मिनट में नहीं चुरा सकते? तो सरकार ने हमारे निजी जानकारी सुरक्षा है तो कोई उचित व्यवस्था के कृपया लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर चंद्र। धन्यवाद निशानी। मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार का 2015 को आधार कार्ड से साथ लेकर रही है। इसे हम इसलिए कर रही है क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या के सामने आ रही है। पहले जिसमें एक व्यक्ति के चुनाव चर्चा में नाम दर्ज हुए हैं कि इनका आधार कार्ड से जोड़ने के बाद इसे अधिक चुनाव चर्चा की मदद तक सूची में दर्ज नाम को ऑनलाइन मीडियम से पहचान की जा सके। और इसके लिए हमारी सरकार पिछले साल 2022 में निर्वाचन नीति अधिनियम के तहत आधार कार्ड को वोटर आई कार्ड से साथ जोड़ने के आग्रह किया है और मर्जी एक निश्चित रही है। आपका मेरे और देश का के नीचे डाटा सुरक्षित हाथों में है। इसके लिए हमने साइबर एजेंसी के सर्वप्रथम जैसे अपने पर नजर रखे हुए हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 103 मिस टोगोना ऑपोजिशन एमपी। Honorable Speaker, not only the people who are sitting in this government, but all countries
All countries know that many people of India go to foreign country for many purposes, like education, business, employment, etc. So I want to raise my question to the Minister that the people of India have to face this treatment. The problems of resistance is the government taking any actions for the protection, safety and security of Indian living abroad. And if government has taken any actions, I would like to know from the experts of Minister the results of action done by the government for the India how are settled in other countries. Minister of Foreign and External Affairs, please. Mr. Speaker, I want to tell that our government established a robust institutional framework to oversee the welfare and safety and to prevent exploitation of Indian workers working abroad. So by this framework, our Indian workers live safe and happy life in foreign countries. The e-migrant system, pre-departure, orientation for train with departure, Indian community welfare, privacy, rights, yacha, kencha, concept, intermission, reports, shelters, homes, etc. are some of the important mechanisms to expeditiously assist Indian workers in abroad. Some program system and kencha help Indian workers from exploitation, and also AGAF has signed for employment in cooperation agreement with major destination countries, including Gulf countries, and holds joint working group meetings to ensure redressal of grievances and protection of rights of Indian workers. Question number 104, Pandupui, Opposition MP. माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि शिक्षा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और दास में शिक्षा में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके शिक्षा के नया रूप देना वे समय समय पर आवश्यक है। महोदय, वर्तमान सरकार युवा देश में नए शिक्षा नीति लागू करने की बात बार-बार की जा रही है। मैं अपनी माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि सरकार युवा नीति को लागू करने की बाद क्या शिक्षा सूचना में सकारात्मक परिवर्तन आएगा? धन्यवाद पंडुपुई। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, प्लीज विनी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विकास द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में अपने विचार साझा करना चाहती हूँ कि आप जैसा कि विकास में कहा कि शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह शिक्षा पद्धति अभी तक 1950वीं शिक्षा नीति के अनुसार चल रही थी, लेकिन वर्तमान दौर में इस नीति में सुधार होना जरूरी था, क्योंकि आजकल तो मोबाइल सॉफ्टवेयर भी एक महीने में अपडेट करने पड़ते हैं। अगर नहीं करेंगे तो मोबाइल हैंग हो जाएगा। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के नवाचार शिक्षा में भी आवश्यक थी। इसके लिए हमने भारत के प्रथम वैज्ञानिक के कस्तूरी अध्यक्षता में 2037 में कमेटी का गठन किया था, जिन्होंने 2019 में इस शिक्षा नीति को प्रस्तुत किया। इस नीति को बनाने के लिए हमने विभिन्न लोगों से तथा अगल-बगल राज्यों से कई सुझाव दिए, जिनमें हमें 2 लाख सुझाव प्राप्त हुए। और मैं खुशी के साथ बताना चाहूंगी कि अब ये नीति अंतिम रूप देने का प्रक्रिया में है। धन्यवाद। धन्यवाद विनी। क्वेश्चन नंबर 106, प्लीज विशा, ऑपोजिशन एमपी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको माध्यम से रुलिंग पार्टी के मंत्री से कुछ पत्र पूछना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि भारत में आज भी लंबी दूरी कितने हैं, धीरे से चल रही है। कई ट्रेनिंग की धीरे से अपने गंतव्य तक पहुँचती है, जिससे यात्रियों को अधिक इंतजार करना पड़ रहा है। महोदय, क्या वर्तमान सरकार इन ट्रेनों के आधुनिकीकरण, ट्रेनों के समय पर ध्यान देने के लिए कोई नीति अपने रही है? क्या भारत में भी ट्रेनों के इन समस्याओं को समाधान कभी हो पाएगा? क्या वर्तमान सरकार इसके लिए कोई कदम उठा रही है या नहीं? धन्यवाद विशा। मिनिस्टर ऑफ रेलवे, प्लीज थालीन। महोदय, आपके माध्यम
से पूछे गए प्रश्न के जवाब में मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत एक विशाल देश है। विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से भारत के रेल नेटवर्क का नाम भी है। हमारा देश में रेल की सेहती धीरे धीरे हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। रेलवे का काटे हुए स्थान पर देरी से पहुंचने के बहुत से कारण हो सकते हैं। कई बार किसी प्राकृतिक आपदा से देरी होती तो कोई बार रेलवे ट्रैक पर जानवरों के आ जाने से देरी होती है तो कोई बार रेलवे ट्रैक को मरम्मत और रखरखाव के कारण भी देरी हो सकती है। लेकिन महोदय, हमारा सरकार लगातार इन समस्याओं के होते हुए भी रेल के समय सारणी को सही तरीके से फॉलो करने के लिए मप्लायर का प्रतिबद्ध किया हुए है। हम भी इस समस्याओं से निपटने के लिए रेलवे लाइन का दोहरीकरण करवा रहा है। जहां तक बात सरल ट्रेन तथा बुलेट ट्रेन की है तो देश की कोई क्षेत्रों में ये शुरू कर दी गई है। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में जहां रेलवे विभाग आदेश से जूझ रहा है वहां रेलवे आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को पूरे देश में पहुंचने में समय लगेगा। लेकिन हमारे सरकार लगातार इस लाइन प्रयास कर रही है। धन्यवाद ताबिन। क्वेश्चन नंबर 103 Honorable Member Emily, please. Honorable Speaker, Madam, as we all know and are aware about the violation of Crescent Fair LLC in spite of all agreement, 4 Indian Army soldiers, including officers, have been killed in action in an encounter with terrorists in Jammu and Kashmir, Dota district on 16 July. Taking the total number of army personnel killed in the past 2 months to 48 in the Jammu region, our jawans are killed every day now and then. Why is there no balloon of the life of our jawans who are sacrificing their life due to the negligence of this heartless government? मुझे ना तानसाया बस अमन से मारा या बतानसाया, जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए और जब मारा तब तिरंगा का कफन। Madam, I have some questions to put in this regard. A, why this government is not taking any decision against the terrorism spread in our country? B, what major steps are taken by the government of modernizing their army? धन्यवाद अनिल। Honorable Defense Minister Andrew, please. सवाल मुझे इस व्यक्ति की मैं नहीं मिलने दूंगा, मैं नहीं छूने दूंगा, मैं उधर दिया भारत माता को देश नहीं छूने दूंगा। सवाल मुझे इस व्यक्ति का मैं देश नहीं मिलने दूंगा। आदरणीय महोदय, हमारे सरकार आतंकवाद को जड़ से खत्म करने और शासकों का आधुनिकीकरण के लिए प्रतिभा में सैनिकों को भारत में बने स्वदेशी आधुनिक हथियार उपलब्ध कराई जा रही है। सेना व सुरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर पर भारत एवं मेक इन इंडिया के तहत हमारे सरकार द्वारा स्वदेशी वितरण बुलेट प्रूफ जैकेट राइफल आदि सैनिकों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज भारत अपनी सेवाओं में निरंतर आधुनिक एवं आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आज अगर समंदर में भारत की ताकत का प्रदर्शन करने के लिए INS विक्रम तैयार है, वहाँ आनंदा आकाश में वही जानना हमारे तेजस पात्रा जीत कर रहे हैं, जिनकी भूषण पूरे विश्व भर में की जा रही है। महोदय, आतंकवादियों ने जिस कारण नाटक को अंजाम दिया, जिसमें हमारे वीर सपूत शहीद हुए, इस घटना से सभी आहत है, परंतु उन बहादुर शहीदों का भी बलिदान प्यार नहीं जाएगा। पूरे देश के परिवार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर रहे। Question number 104 Honorable Member Ms. Sarah, please. ओलंपिक की रेस में हम भी थे सभी सपनों में सोने चांदी की चमक थी हसीन, मगर हकीकत में इसे खेल हर बार पदक से दूरी रह गया मैं। मेरा के सपने बुनते थे दिन रात, मगर हकीकत में बासी मत और मत खेल नीति के 10 बड़े संदर्भ पर मैदान के खिलाड़ी थे लिबास और अचरण।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार यह जानकारी दे सकती है कि हाल के ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन कैसे रहा, कितने मेडल जीते गए। भारत को भविष्य में ओलंपिक खेलों में ऐसे खिलाड़ी राष्ट्र बनाने के लिए सरकार की दृढ़ योजना क्या है। धन्यवाद सर। Honorable Minister of your Affairs, Jagat, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, पेरिस ओलंपिक 2026 इस ओलंपिक 2026 में भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। एक ओलंपिक में भारत का यह संयुक्त रूप से दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। खिलाड़ियों ने देश का मन कर दिया है और यह प्रदर्शन भारत में खेलों के विकास और खिलाड़ियों की खेती मेहनत का परिणाम। खिलाड़ियों को उत्साह की शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसमें खेलो इंडिया और टारगेट ओलंपिक उद्यम सिंह यही क्लब जैसे कार्यक्रम शामिल हैं, जिनके तहत खिलाड़ियों को वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। धन्यवाद जगत। Question number 105, Honorable Member Miss Nisa, please. पाकिस्तान का गाँव में का चाहे हर दिल में दर्द का हाथ पायरा पाया। बांग्लादेश की नीति भी है उदास, रहा भूख और दर्द की है आग लंबी कहानी। बस माननीय अध्यक्ष महोदय में अपनी माननीय से पूछना चाहती है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में विश्व अंतर्राष्ट्रीय संकट भारत की सीमा सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती है और इससे सीमा पर आतंकवादी घुसपैठ की घटनाएं कैसे बढ़ती है। पड़ोसी देशों में अथवा का कारण भारत में शरणार्थी का आगमन बढ़ जाता है और इससे भारत पर क्या सामाजिक अथवा और सुरक्षा संबंधी प्रभाव पड़ती है। धन्यवाद निशा। Honorable Minister of Home, Master Alok, please. की सुरक्षा में हम करेंगे सलाह श्रीमान है इस तिरंगे की आग में भारत की सुरक्षा में सब कुछ देंगे मांगे। सरकार इस बात पर प्रकाश रखती है कि भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमाओं पर सुरक्षा को रखने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। इसमें सीमाओं पर बाढ़ लगाना, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती और वैज्ञानिक प्रणाली का उपयोग शामिल है। भारत सरकार द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, जिसमें खुफिया तंत्र को मजबूत करना, आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवादियों के खिलाफ प्रयास शामिल है। सरकार शरणार्थियों की सीमाओं से समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में समय समय पर जानकारी देती रहती है, जिससे शरणार्थियों की पंचकर्मा की पहचान और उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं का वर्णन स्वीकृत होता है। Opposition MP Philip. आप सभी करता है पर्यावरण मेरा प्रश्न पर्यावरण भक्ति से एक लड़की का बर्तन सातर नालों में पवित्र होती नदियाँ हर गाँव शहर का पहाड़िया सरकार व्यवस्था में जनता के सरोवरों को करना छाना सिखाई है। जलवायु परिवर्तन के घटता कचरे को देखता हुआ सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। धन्यवाद पर्यावरण मंत्री मोहनी। सदस्य आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। सरकार जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समस्या को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
हमने इस दिशा में कई ठोस कदम उठाए हैं। एक राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन, नदियों को स्वच्छ और परिभाषित करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास और अन्य नदियों के किनारे बसे कस्बा और शहरों में स्वागत ट्रीटमेंट की स्थापना की गई। 2. कस्बा प्रबंधन और पुनर्संचरण, हर गाँव और शहर में कस्बा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमने स्वच्छ भारत मिशन के लिए ठोस कस्बे के लिए प्रणाली विकसित की है। सरकार का मानना है कि पर्यावरण संरक्षण सिर्फ सामूहिक प्रयास है, इसलिए हम न केवल नीति निर्माण में लाते हैं बल्कि समाज का हर वर्ग को इसके लिए जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से छात्रों को आंदोलन का अहम हिस्सा बना रहे हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित पर्यावरण मिले। धन्यवाद स्वामी। ओपोजिशन एमपी आईना। धन्यवाद। मेरे प्रश्न स्वच्छता मंत्री से है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की कमी है। खराब आम जनता को काफी है का सामना करना पड़ता है। सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है? धन्यवाद सियाना। स्वच्छता मंत्री धन्यवाद माननीय सदस्य। सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार योजना शुरू की है, जिसके तहत हर ग्राम पंचायत में स्वस्थ, क्लिनिक और दूरसंचार चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जा रही है और मोबाइल स्वच्छ वाहनों का संचालन किया जाएगा ताकि सुदूर ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। धन्यवाद जवाब। शून्यकाल। अब शून्यकाल प्रारंभ होता है। अपना प्रश्न पूछिए जो कि अध्यक्ष महोदय, 23 अगस्त का दिन इतिहास में दर्ज हो चुका है। चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की और भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया और चांद पर पहुंचने वाला देशों में 14 नंबर पर आ गया। इस उपलब्धि पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने शनिवार 26 अगस्त को ऐलान किया कि लैंडिंग वाला जगह को आप शिव साकिब से नाम से जाना जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी भारत के जनता को यह बताएंगे कि चंद्रयान 3 किस प्रकार से लगातार कार्य करने रहेंगे या यह केवल को किस प्रकार उन्नति की पीठ पर ले जाएंगे या यह केवल देश की जनता की पैसा की बर्बादी होगी? माननीय मंत्री जी कृपया बताइए। धन्यवाद सूचना एवं तकनीकी मंत्री कृपया जवाब दीजिए। मैं आपके माध्यम से सदन के समक्ष में जानकारी देना चाहता हूँ कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के समय माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशी तौर पर थे। भारत वापसी के बाद दिल्ली आने के बजाय सीधे बेंगलुरु के इसरो केंद्र में पहुंचे, जहां उन्होंने वैज्ञानिकों की उपलब्धि के लिए नमन करते हुए निदान किया कि 23 अगस्त को अर्थ नेशनल स्पेस डे के नाम से जाना जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस जगह चंद्रयान की स्थापना है उसी जगह को तिरंगा पाए और जिस जगह पर सक्रिय यात्री लैंड हुआ उसी जगह को आर्थिक शक्ति के नाम से जाना जाएगा। धन्यवाद। राज्यसभा से संदेश। महासचिव युवा संसद की राज्यसभा से प्राप्त संदेश पाएंगे। महोदय, मुझे युवा संदेश की राज्यसभा के महासचिव के प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है। युवा संदेश की राज्यसभा के प्रति तथा कार्य संचालन विभाग के अनुसार मुझे अवैध विधेयक की अपराधन एक प्रति सभा पटल पर रखने का निर्देश हुआ है, जो राज्यसभा द्वारा 2017 को हुई बैठक में
पारित किया गया था। महासचिव राज्यसभा द्वारा प्रतिज्ञा रूप में विधेयक की एक प्रति सभापति पर रखेंगे। महोदय द्वारा पारित किया गए अवैध अपराधन विधेयक 2017 की एक प्रति सभी पर रखता हूँ। कहाँ रखेगा? विदेशी शिष्टमंडल का स्वागत। आप बड़े गर्व की बात है कि यूके की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मिस्टर टोरंटो मुख्य सचिव मिस जोंगकुई और मिस ललियान मोई के साथ हमारी देश की अधिकृत यात्रा पर है। मैं उनको स्वागत करती हूँ। अब अगली कार्रवाई है दातन कर्षण प्रस्ताव। अब हम यात्रा कर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। मिस सांगथिमी और क्रिस्टी कोरोना के दौरान है समस्या पर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। सुश्री सांगथिमी। अध्यक्ष महोदय, आज मैं हमारी इस योजना संसद के जिला में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर खींचना कोरोना के कारण हमारे देश के हर क्षेत्र में प्रभाव पड़े हैं। यहाँ सब में सबसे महत्वपूर्ण और मुद्दा है कि 2 वर्ष में कोरोना काल में शैक्षणिक संस्थाओं का बंद कर रखना पड़ा। इस दौरान प्रारंभिक शिक्षा से छोटे बच्चे वंचित रहा गया। इस छोटे बच्चों को 2 वर्ष तक शिक्षा से दूर रहना पड़ा। बच्चे ऑनलाइन माध्यम से भी नहीं जुड़ पाए क्योंकि भारत में हर सबके पास ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं थी। महोदय में सरकार से इन बच्चों की शिक्षा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए को उसे तुरंत उतारने और पर्याप्त नीति बनाने का आग्रह करती हूँ। धन्यवाद सुश्री सांगथिमी। मिस क्रिस्टी ओपोजिशन एमपी। आकर्षित करे जनता को इस कोरोना काल में बहुत सारे लोगों के साथ तमाम लोग रहे। बहुत सारे छोटे बच्चे के पिता भोजन खाए और उन्हें बने वाले कोई वही रहा और कई दशक पर भी लोगों को एक विचार बनाने वाली शहर कोरोना ने उसे जीत लिया। महोदय में सरकार का ध्यान इस तरफ भी खींचना चाहता हूँ कि भीड़ एक छोटे पालन के लिए निश्चित कदम उठाए। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना ने पूरे विश्व में तबाही मचाई है। हमारे देश में भी ऐसे बहुत बुरे प्रभाव पड़े। लेकिन महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने कोरोना से उत्पन्न हुई परेशानियों से लड़ने की भरपूर कोशिश की है और इस कोशिश में हमारी सरकार सफल भी रही है। हम कोरोना से मरने वाले लोगों के परिवारों के प्रति आग्रह संपन्न रखते हैं। उन परिवारों की मदद के लिए हमारी सरकार ने भरपूर प्रयास किया है। हम उन मरने वाले लोगों के प्रति आग्रह शोक व्यक्त करते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि मरने वालों की कमी को पूरी नहीं किया जा सकता। हमारी सरकार उन परिवारों के लिए ऐसी योजना बना रही है जिससे उन परिवारों को आर्थिक सहायता मिल सके। मैं वित्त मंत्री जी को निवेदन करता हूँ कि वह हमारे सरकार द्वारा कोरोना मृतकों के परिवारों के लिए बनाई गए योजनाओं को आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत करें। धन्यवाद प्रधानमंत्री। वित्त मंत्री निर्वाचन।
माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे कोरोना मृतकों के परिवार के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को सदन के सामने प्रस्तुत करने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सदन से विपक्षी दल द्वारा उठाए गए मुद्दे से सहमत हूँ कि कोरोना काल में कई कर दबाव हो रही महोदय, हमारे सरकार ऐसे लोगों के लिए सदैव प्रयास कर रही है और हमने कई योजनाएं ऐसे परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाए हैं। हम करोड़ों मृतकों परिवारों के अतिरिक्त सहायता देने की योजना बना रही है। हमारे सरकार ने यह योजना की है कि कोरोना के दौरान ड्यूटी पर मरने वाले सरकारी कर्मचारियों को 50 लाख तक का माना मुआवजा तथा उनके परिवारजन के सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। साथ ही हमने बुद्ध जन्म के रिश्तेदारों के अब कई कमाने वाले नहीं है, उनके भत्ते देने की घोषणा की है। महोदय में सभी सदस्यगण को विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसे पीड़ित परिवारों के साथ हमारे सरकार हमेशा खड़ा रहेगा। प्रधानमंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस काल के दौरान शिक्षा में हुए बंधनों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को सदन में प्रस्तुत करने के लिए शिक्षा मंत्री जी को आग्रह करता हूं कि वह सरकार की शिक्षा जगत की कल्याणकारी योजनाओं को आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत करें। धन्यवाद प्रधानमंत्री। शिक्षा मंत्री। है कि कोरोना काल में कई शैक्षणिक संस्थानों की बंद करना पड़ा, लेकिन उसके दौरान ऑनलाइन शिक्षा को जारी रखा गया था। बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया गया। उसके दौरान दूसरे स्थानों पर रह रहे छात्रों जिनके पास मोबाइल था, ऑनलाइन शिक्षा के साधन उपलब्ध नहीं था, वह टीवी पर वितरण चैनल के माध्यम से शिक्षा पहुंचाए गए। इसके अलावा ये लाइब्रेरी जैसे पोर्टल बनाए गए। स्कूल खुल जाने के बाद उनके लिए कई ब्रिज कोर्स कार्यक्रम चलाए गए ताकि शिक्षा में रहे गए को दूर किया जा सके। इसके दौरान बच्चे जिनके माता पिता का कोरोना से देहांत हुआ, उनका केंद्रीय विद्यालय में मुफ्त शिक्षा देने का प्रथम भी किया गया है। विद्या पर विचार। कृषक उपज व्यापार और बुनियाद विद्या 2022। अब हम सदन में आए विद्या पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है कृषक उपज व्यापार और बुनियाद विद्या 2024। माननीय कृषि मंत्री प्लीज। उनकी वर्तमान समस्याओं को दूर करने एवं उनके जीवन के सुधार लेने के लिए कृषक उपज व्यापार और बुनियाद विद्या 2025 के प्रस्ताव पर विचार करने के अनुमति चाहता हूँ। प्रस्ताव पेश किया गया है कि किसानों की समस्याओं को दूर कर एवं उनके जीवन में सुधार देने के लिए नए बिल पर विचार किया जाए। धन्यवाद कृषि मंत्री। प्रस्ताव पेश किया गया है कि किसानों की समस्या को दूर कर उनके जीवन में सुधार लाने के लिए नया बिल पर विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव का पक्ष में है वे अपना हाथ खड़ा करें। अब जो इस प्रस्ताव के प्रस्तुत में है वे अपना हाथ खड़ा करें।
बहुमत हाँ कहता है, अल्पमत ना कहता है। मेरा विचार है हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। माननीय कृषि मंत्री कृपया माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि सदन के सभी माननीय सदस्य दलिया मतभेदों को भूलकर हृदय से इस नए विधेयक का स्वागत करेंगे और देश के भावी विकास में मदद करेंगे। इस बिल के माध्यम से किसानों की समस्याओं का अधिकार निराकरण करने का सरकार बरसाए प्रयास कर रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत जैसा देश तो लगातार विकास की सीढ़ी पर अग्रसर का अग्रसर है, यह लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन इन सब में अगर कोई पीछे छूट रहा है तो वो है आज का किसान। जिस देश की निकल कृषि पर आधारित है, इस देश का विकास आज डूबकर जीने को मजबूर है। उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए और हमारे प्रहार के खुशहाली से बढ़ने के लिए मैं आज सदन के सामने यह बिल प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए कि मैं ये बिल, जिसका नाम है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2024 से सबके सामने प्रस्तुत करो। इस बिल के तहत किसान सब एपीएमसी मंडी के बाहर जाकर भी अपने फसल बेचने के लिए स्वतंत्र होगा तथा किसी भी व्यापारी को अपना अनाज बेच सकता है। राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के विक्रिया करने पर केंद्र को राज्य को टैक्स देने की आवश्यकता नहीं रहेगा। किसानों को ई-ट्रंक मंच दिया जाएगा, जिससे उन किसान ऑनलाइन फसल विक्रिया कर सके। माल ढुलाई तथा ऊपर होकर किसानों को देने की आवश्यकता नहीं है। देश के किसी भी हिस्से में किसान अपना फसल को बेच सकता है। किसान व्यापारी सीधे एक दूसरे से जुड़ेंगे, जिससे बिचौलियों का लाभ संभव होगा। धन्यवाद कृषि मंत्री। हमारे छात्रों ने आज न केवल विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत किया, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की शक्ति को भी प्रदर्शित किया है। हम ये देखकर गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे देश का विकास ऐसे जागरूक और जिम्मेदार युवक का हाथों में सुरक्षित है। आप सभी का धन्यवाद। मोशन मुक्त। अब सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Sorry parties, and thank you all the opposition leaders. I hope audience को चीजें समझ में आई होगी। बच्चों ने काफी प्रयास किया है आपको समझाने के लिए what is the work of speakers, इसी तरह से कैसे काम करना है। The member of opposition members are asking questions and the ruling party is to answer the questions. आपने देखा कि हमारे बीच में जनरल सेक्रेटरी थे और प्री ऑफिसर्स राइटिंग द डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे। वो दो हमारे न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स थे और जब भी क्लैपिंग की गई मतलब the achievements of the government was being declared by the state ministers. So I hope कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और अगर कोई चीजें रह गई हो तो आने वाले समय में
उसको और बेहतर करने का हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, प्लीज फ्यू पॉइंट्स, जो चीजें अगर बच गई हो तो कृपया हमें सजेस्ट करें ताकि मैं फ्यूचर में और बेहतर करने का प्रयास करूंगा। सर प्लीज। यदि एक शब्द में कमेंट करना है इस प्रोग्राम के बारे में तो वह शब्द है अमेजिंग। द प्रोग्राम वाज वंडरफुल एंड अमेजिंग। The quality of program was beyond my expectation, which shows the immense efforts made by Samir Kumar. So my heartiest congratulations to Samir ji and his entire team. बच्चों, एक बार मुझे पार्लियामेंट्री सेशन अटेंड करने का मौका मिला हुआ है और मैंने पार्लियामेंट्री गतिविधियों को संचालित होते हुए देखा। कुछ देर के लिए मैं बिल्कुल स्तब्ध था। कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा था कि ये बच्चों का पार्लियामेंट चल रहा है। मेरे दिमाग में वही पुरानी स्मृति गूंज रही थी जो हमारे रियल पार्लियामेंट, वास्तविक संसद में संचालित होता है। यह अद्भुत कमाल है आप सभी के कठिन मेहनत का और तन्मयता का। जो रोल प्ले किया गया प्रेसिडेंट का या लोकसभा अध्यक्ष का और प्राइम मिनिस्टर का, कुछ मिनिस्टर्स के रोल भी काफी इफेक्टिव रहे, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर and some other ministers also। तो इन बच्चों ने काफी प्रभावशाली तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया और हिंदी भाषी न होते हुए भी हिंदी में अपने डायलॉग बोले, जो इस बात को भी दर्शाता है कि हमारे हिंदी के शिक्षक निरंतर अपना योगदान दे रहे हैं, हिंदी भाषा को भी विकसित करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और भी जो यदि मुझे कमेंट करना रहे तो जो लीडर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनका कॉस्ट्यूम या वेशभूषा काफी मायने रखती है। और जैसा मैं देख पा रहा हूं कि समरेंद्र जी ने कॉस्ट्यूम पर पूरा फोकस किया है और सबको डाइवर्स इंडिया का परिचय देते हुए डिफरेंट स्टेट के कॉस्ट्यूम को प्रेजेंट करने का प्रयास किया है। इसके लिए भी पूरी टीम बधाई की पात्र है। मेरी तरफ से हृदय से शुभकामनाएं। पार्लियामेंट का एक अपना प्रॉपर बैकग्राउंड होता है और एक डेकोरम होता है। रैंडमली किसी तरह का क्लैपिंग नहीं होता है। जब एक प्रॉपर ओकेजन आता है तभी क्लैपिंग की जाती है। बेंच या टेबल थपथपाकर अचीवमेंट को दर्शाया जाता है और इसको पूरी तरह से फॉलो किया गया, कहीं से किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई। एक बार पूरा सबको बधाई। जहां तक बात है कमियों की,
कोई भी प्रोग्राम एक बार में परफेक्शन लेवल अचीव नहीं कर सकता। हमारे बच्चों ने पूरा प्रयास किया और मुझे उम्मीद है दर्शकों को किसी प्रकार की खामी उसमें नहीं मिली होगी, क्योंकि दर्शक भी बिल्कुल नए हैं, किसी ने पार्लियामेंट्री सेशन को अटेंड नहीं किया, तो उनके लिए सब कुछ नया था, चोटी जीत था। बट दो तीन चीजें जो मिसिंग है, थोड़ी पार्लियामेंट्री नोक-झोंक भी होनी चाहिए थी। पक्ष विपक्ष के बीच में नोक-झोंक की कमी देखने को मिली। नोक-झोंक जब होता है उस समय बाउंसर का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। नोक-झोंक करने वालों को जो लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर होते हैं उनके निर्देशानुसार सदन से बाहर किया जाता है। कुछ इस तरह का भी एक दो इंसिडेंट शामिल करना चाहिए था, इससे हमें रियल पार्लियामेंट्री पिक्चर देखने को मिलता। तो उम्मीद है नेक्स्ट सेशन में जब यूथ पार्लियामेंट या बाल संसद ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो हम इन चीजों को भी शामिल करेंगे। अंत में सभी को हृदय से आभार। इसी तरह से आप अपने तन्मयता के साथ, कर्मठता के साथ आने वाले सभी एक्टिविटीज में प्रतिभाग करें और लर्निंग करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय नवोदय।